चले शुरू करते, देखो अपने अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक। हेडिंग डालें आप लोग, लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक तो थोड़ा कंसंट्रेशन टर्म से डील करना आना चाहिए। मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो हमने मोल का भी पढ़े थे, मैंने आपको मोलैरिटी के दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सिखाए थे। एक 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और एक होता है 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये दो टर्म्स होते हैं, वेट बाय वेट परसेंट, जैसे हम मास परसेंट ऑफ सोल्यूट भी बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, या हमेशा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं। उसके अलावा आपको मोलैलिटी को मोलैरिटी से रिलेट करना चाहिए। ये होती है 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर जो एम सोल्यूट है ये मोलर मास होता है, जहाँ भी कहीं लिखा हुआ है। खैर ये आपके बहुत रेयर काम में आएगा। जो काम की चीज़ यहाँ पे आती है, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे आगे, वो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए डिफाइन करते हैं? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर। ध्यान रखना, मोलैलिटी को हम किसके को लिख सकते हैं? मोलैरिटी। अगर आपके पास कोई एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसके लिए मोलैलिटी और मोलैरिटी हम क्या लेकर चल सकते हैं? बराबर ले सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है? बहुत कम। तीसरा, आपको यहां पर पता होना चाहिए वेपर प्रेशर के बारे में, कि वेपर प्रेशर क्या चीज होती है। तो बहुत ही आसान है वेपर प्रेशर। अगर आपके पास कोई एक वॉलेटाइल लिक्विड है, कैसा लिक्विड है? वॉलेटाइल बोले तो जिसकी वेपर्स बनती हैं, नॉन वॉलेटाइल्स की वेपर्स फॉर्म नहीं होती है। तो एक वॉलेटाइल लिक्विड में क्या होता है, जैसे लिक्विड रखा हुआ है तो जरूरी नहीं आप इसे हीट करो, किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पर इसके क्या होते हैं? सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? सरफेस के अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स किसी भी टेम्परेचर पर इस लिक्विड की यहाँ पर वेपर्स प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। ये वेपर्स इधर घूमती रहती हैं, जब ये कंटेनर की वॉल से टकराती है तो ये वापस से क्या होती है? कंडेंस भी होती है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस चलते हैं। लिक्विड का वेपर में बदलना, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? और वेपर का वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? तो ये सिस्टम फाइनली कहां पर आता है? इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है वो किसके इक्वल हो जाती है? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। किसके इक्वल हो जाती है? कंडेंसेशन के। तो ध्यान देना, आप इस पे ग्राफिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इधर हम लेकर चलते हैं रेट और इधर हम लेकर चलते हैं टाइम। तो देखो शुरुआत में सिर्फ क्या हो रहा होता है? इवेपोरेशन। थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पे बहुत सारी वेपर्स इकट्ठा हो जाती है तो फिर क्या शुरू होता है? कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन की रेट तो फिक्स रहती है, लेकिन शुरुआत में कंडेंसेशन की रेट क्या होती है? 0, और टाइम के साथ साथ वो बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाती है? इवेपोरेशन के। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस टाइम पर क्या आ चुका होता है? इक्विलिब्रियम। तो ये ग्राफ किसके लिए है? रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए। और बताओ ये ग्राफ किसके लिए है? रेट ऑफ कंडेंसेशन के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो बताओ यहां पर वेपर्स का अमाउंट क्या हो चुका होगा? फिक्स, क्योंकि फिर जितनी वेपर्स आ रही होंगी उतनी ही वेपर्स जा भी रही होंगी। इस कंडीशन में ये वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड, इट इज बेसिकली the pressure exerted by vapors of a liquid over its surface at equilibrium। इक्विलिब्रियम पर लिक्विड की वेपर उसकी सरफेस पर जो प्रेशर लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका वेपर प्रेशर। आप ध्यान रखना कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स only on temperature and is independent of amount of liquid present
एंड साइज एंड शेप ऑफ वेसल। तो आप लिक्विड कितना भी ले लो, अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम। किसी भी तरह की वेसल ले लो, अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा है तो वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो अभी ध्यान रखना, वेपर प्रेशर एक लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता। बोलो कोई डाउट यहां तक? चलिए, वेपर प्रेशर के बाद आपको एक और टर्म समझ में आना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के। किसके इक्वल हो जाए? तो एक्सटर्नल प्रेशर के जब बराबर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। ध्यान रखना, दो तरह का बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है आपके पास स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 180 जब P एक्सटर्नल किसके इक्वल होता हो, 180। नहीं, टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। और स्टैंडर्ड क्या होता है, जब प्रेशर कितना हो। तो ये समझना आप, अगर आपको जैसे वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा। कितना होगा? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। फर्दर आप ये ध्यान रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल प्रेशर में इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है। बोलो समझ सकते हैं इस बात को? कोई डाउट है किसी को? चलिए, ये बेसिक टर्म सीखने के बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ, जो हमें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सिखाता है। ठीक है, देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक, तो ये एक सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें 2 वोलेटाइल कंपोनेंट है, ए और बी। ठीक है, तो ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है। तो देखो इसके ऊपर यहाँ वेपर्स बनेंगी। बताओ वेपर्स में कौन प्रेजेंट होगा, सिर्फ ए या बी या दोनों? भाई दोनों ही वोलेटाइल है, ए की भी वेपर बनती है, बी की भी। तो यहाँ पर ए की वेपर्स भी होंगी और बी की वेपर्स भी होंगी। ठीक, तो इस मिक्सचर में अगर हम लिक्विड में बात करें तो ए की मोल फ्रैक्शन है XA और बी की बात करें तो वो कितनी है, XB। यहाँ पर XA और XB होती है मोल फ्रैक्शंस इन लिक्विड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सो XA क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड, लिक्विड यानी सॉल्यूशन। ऐसे देखो वेपर में भी A और B दोनों है, तो यहाँ की जो मोल फ्रैक्शन हम बोलते हैं YA एंड YB। क्या बोलते हैं? ये स्टैंडर्ड है यहाँ पर। तो बताओ YA क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर। समझ में आ रहा है आपको? चलो तो पहले सीखते हैं राउल्ट्स लॉ। अब आप देखो इस मिक्सचर में कुछ प्रेशर A का होगा, उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A भी बोल सकते हैं या फिर वेपर प्रेशर ऑफ A भी बोल सकते हैं। कुछ प्रेशर किसका होगा, B का होगा। तो राउल्ट ने हमें सिखाया कि अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ A कैलकुलेट करना चाहते हो PA, तो उसकी वैल्यू होती है P0A इंटू XA। क्या होती है? यहाँ पर P0A क्या होता है, A का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। कौन सी फॉर्म में? जब A अकेला हो तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वो कितना होगा, P0A। सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ B अगर हम निकालें PB, तो बताओ वो किसके इक्वल होगा, P0B इंटू XB। बोलो समझ में आता है? अब आप क्या करो, ये A का प्रेशर है, B का प्रेशर है, तो अगर आप पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P टोटल, तो बताओ वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB के। तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ, P total will be equal to P0A XA plus P0B XB। तो ये हो गया एक सोल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ, जिसके अंदर क्या है,
दो वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है ए और बी। बोलो यहाँ तक समझ में आता है? अब आप सभी जानते हो कि XA प्लस XB हमेशा कितना होता है, तो आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो या तो XA की फॉर्म में, तो अगर सिर्फ XA लाऊं तो बताओ मैं XB की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस XA। जैसे ही लिखूंगा तो P टोटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA। या फिर आप सिर्फ XB की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो XA की जगह लिख दो 1 माइनस XB। उस केस में P टोटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P नॉट B प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB। कर सकते हैं? ठीक है आपका, हाँ ये P नॉट A है। ठीक है, तो आप अरेंज करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो XA को XA से रिलेट कर सकते हो XB से। तो ना कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर है कुछ 250 प्लस 175 XB। सबसे कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम्स में, बताओ P नॉट A P नॉट B कितना होगा, बता देते हैं भाई। XB की फॉर्म है ना, ये रही XB की फॉर्म। बताओ 250 तो किसके बराबर हो गया, P नॉट A, तो ये P नॉट A तो आ गया 250, और P नॉट B माइनस P नॉट A की वैल्यू कितनी आ गई 175, इसको इधर भेज दो तो 425 हो गया P नॉट B। बोलो कर सकते हैं, कोई डाउट है? चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाना चाहिए, ग्राफ के थ्रू भी हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो एक बहुत सिंपल सा ग्राफ होता है, दिस ग्राफ इज बिटवीन, इधर होता है प्रेशर और इधर होती है मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ प्योर A प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन 1 है और B का मोल फ्रैक्शन कितना है 0। ये दूसरा सोल्यूशन है, यहाँ पर XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और XB कितना होगा 1। तो यहाँ पर सिर्फ प्योर B प्रेजेंट होगा। ठीक है, मान लो कि P नॉट B P नॉट A से बड़ा है, बताओ जब प्योर A होगा तो उसका खुद का कुछ प्रेशर होगा P नॉट A, और जब प्योर B होगा तो उसका प्रेशर होगा कुछ P नॉट B। तब आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ PA का ग्राफ बना सकते हो। PA होता है P नॉट A XA। देखो XA का ग्राफ बनाना तो इधर से इधर बनाना पड़ेगा, क्योंकि XA यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। तो जब XA 0 तो PB 0, XA 1 तो प्रेशर होगा P नॉट A। तो इन दोनों को अगर आप कनेक्ट कर दो तो ये बन जाएगा प्रेशर ऑफ फॉर A ग्राफ। ऐसे जब आप इन दोनों को कनेक्ट कर दो तो ये बन जाएगा प्रेशर ऑफ B। लेकिन अगर आप सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप यहां से बना लो इस ग्राफ से। देखो y इक्वल टू C प्लस mx, ये x हो गया, xb इक्वल टू 0, xp इक्वल टू 1, इधर से इधर ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनेगा विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट और स्लोप होगी P नॉट B माइनस P नॉट A। देखो P नॉट B P नॉट A से बड़ा है तो स्लोप भी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इंटरसेप्ट होगा P नॉट A और स्लोप होगी पॉजिटिव। तो ये जो लाइन है ये आपको दे देगी P सोल्यूशन। समझ पा रहे हैं? तो आपको ये तीनों ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए। एक चीज, ग्राफ दिया हो तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप निकाल सकते हो। ध्यान से देखना, ये लाइन कॉम्पोजिशन पड़ती है। मान लो यहां 0.5 है तो 0.5 के इधर A ज्यादा होगा और B कम। जैसे मान लो मैंने बोल दिया ये है 0.2, ये 0.2 है, तो बताओ 0.2 है तो यहाँ A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.8 और B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.2, क्योंकि इधर तो A ज्यादा है ना। मान लो ये है 0.7, इसके इधर कौन ज्यादा है B, तो 0.7 किसका मोल फ्रैक्शन होगा B का। बताओ A का कितना होगा 0.3। समझ में आ रहा है? मान लो इस कॉम्पोजिशन पर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये वाली, ठीक है। ये लाइन इसको कट कर रही है, मान लो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। तो ध्यान से देखो, ये जो OA पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है, प्रेशर ऑफ A को। ये जो OB पॉइंट है ये किसको दिखाएगा, प्रेशर ऑफ B। और जो OC पॉइंट है वो दिखाएगा प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को, जहां जहां ग्राफ को कट कर रहा है। और आपको दिख रहा है कि प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B के बराबर। यानी ये जो OC लाइन है दैट विल बी इक्वल टू OA प्लस OB।
लिख सकता हूँ। ये कभी नहीं पूछा गया है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस चीज़ को, इसको आप ध्यान रखना है, ग्राफ आपको पढ़ना आना चाहिए। बोले यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक हम जो भी खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन के लिए। किसके लिए? लिक्विड फेज की। अब हम वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन को रिलेट करना सीखेंगे। तो देखो, आपको जब भी लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन को रिलेटिंग एक्स ए विद वाई ए, यानी लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन से रिलेट करना हो, तो आप मेरा एक ट्रिक याद रखना, राउल्ट इक्वल टू डाल्टन। क्या याद रखोगे? राउल्ट इज इक्वल्स टू डाल्टन। देखो, किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर कैलकुलेट करने का राउल्ट ने ये फॉर्मूला सिखाया, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला में डाल्टन ने सिखाया था, जो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मान लो अगर मुझे ए के लिए एक्स ए और वाई ए को रिलेट करना है, तो आप ए के लिए राउल्ट और डाल्टन को बराबर कर दो। तो ए के लिए राउल्ट ने तो क्या कहा कि ए का प्रेशर जो होगा पी नॉट ए एक्स ए होगा। डाल्टन ने कहा कि अगर आपको इस गैसियस मिक्सचर में ए का प्रेशर निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, सो वाई ए इनटू पी टोटल। और ये पी टोटल क्या है? पी टोटल ये है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो आप चाहो तो यहां से वाई ए का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो, बात समझ में आ रही? तो कभी भी किसी एक लिक्विड की लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन को रिलेट करना है तो उसके लिए राउल्ट को किसके बराबर कर दोगे? डाल्टन की। एक चीज, कोई डाउट? दूसरा, अभी आप देखो, इस चीज को हम और आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आप लोग देख ही चुके हो कि लिक्विड फेज में एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। चलिए, एक्स ए, आप यहां से देखो तो मैं एक्स ए को क्या लिख सकता हूं? वाई ए इंटू पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। सिमिलरली बताओ, एक्स बी को क्या लिख सकते हैं? वाई बी इंटू पी टोटल अपॉन पी नॉट बी, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। यहां से पी टोटल को इधर भेज दो, तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 1 अपॉन पी टोटल इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। तो एक बहुत ही काम की और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हम अब देखो, ये सब आपने देख लिया ना। अब जो याद रखना है, जो आपके सबसे ज्यादा काम में आएगा, वो सिर्फ इतना सा है कि अगर आप लिक्विड फेज की बात कर रहे हो, लिक्विड फेज यानी सोल्यूशन फेज, बताओ पी टोटल को आप कितना लिखते हो? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो, लिखते हो? ये तो याद भी है ना आपको। अब इसी को वेपर फेज में बदलना हो तो छोटी चीज याद रखना, पी की जगह 1 अपॉन पी कर दो। क्या कर दोगे? और x की जगह ऑब्वियसली क्या कर दोगे? y। क्या करोगे? तो p की जगह 1 अपॉन पी और x की जगह क्या कर दोगे? y। तो देखो, ये p टोटल था ना, तो अब ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए की जगह 1 अपॉन पी नॉट ए और x ए की जगह क्या लिखोगे? y। ये बन जाएगा वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। ये हो गई लिक्विड फेज, ये हो गई वेपर फेज। जो फेज आपसे पूछी उसको आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। कॉपी करो, क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान है, अगर आपको बस ये 2 इक्वेशन याद है, एक राउल्ट वाला पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू पी टोटल, और एक 1 अपॉन पी टोटल इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट। देखिए पहला क्वेश्चन, question is the vapor pressure of an aqueous solution of glucose at 373 Kelvin is 750 mm. अरे यार, तो अलग क्वेश्चन ले लिया मैंने, सॉरी, ये नहीं। आपके पास सोल्यूशन है containing 2 volatile liquids A and B
पी नॉट ए की वैल्यू है 700 mm या 740 mm ले लो, और पी नॉट बी की वैल्यू है 800 मिलीमीटर्स। ठीक है, कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर which boils at, let's say 50 degree Celsius, है ना, composition of liquid mixture which boils at 50 degree Celsius। किसका? mm में ले लो ना, 180 mm होता है 760 mm। देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक छुपी हुई वो है इंफॉर्मेशन, मिक्सचर बॉइल्स एट 50 डिग्री, तो कुछ नहीं दिया था, उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मान के चलेंगे। इसका मतलब मुझे इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पता है 180 mm, यानी 760 mm। अब देखो 760 इक्वल टू क्या बनेगा, पी नॉट ए, तो 740 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी 800, एक्स बी को लिख दो 1 माइनस एक्स ए। बताओ क्या आप यहाँ से एक्स से बता सकते हो? बस मोल फ्रैक्शन बता दो, कॉम्पोजिशन आ गया मिक्सचर का। कोई डाउट? ये देखिए अगला क्वेश्चन जेई 2019 का ही है, मेंस का। चलिए देखिए, दो चीजें बतानी है आपको, एक तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो बता दो एक्स भी पता है 0.5, बताओ एक्स ए भी कितना होगा, बताओ पी टोटल का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी 500 में। और एक आपको वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन बताना है, तो ठीक है, 1 अपॉन पी टोटल यानी 1 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस 1 माइनस वाई ए अपॉन पी नॉट बी। इसको सॉल्व कर लो, आपको वाई ए वाई बी मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको ये यूज करना आना चाहिए, लिक्विड फेज में और वेपर फेज की मोल फ्रैक्शंस को आपस में रिलेट करना। उससे भी कर सकते, एक ही बात है, राउल्ट इक्वल डॉल्टन, जैसे आपको अच्छा लगे। वो एक बार पी टोटल मिल गया ना यहाँ पे, इसलिए तो आसान है। देखो उसको ऐसे भी कर सकते हो, एक बार पी टोटल आ गया तो ए के लिए आप क्या कर दो, राउल्ट इक्वल टू डॉल्टन। तो राउल्ट ने तो बोला पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल, यहाँ से भी आप वाई ए निकाल सकते हैं। फिर देखो ये एक और प्रोसेस डिस्टिलेशन, ये कभी पूछा नहीं है बट ये पूछ सकता है, थोड़ा सा चीजों पे ध्यान देना। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हमारे पास एक लिक्विड होता है, ठीक, इसका मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, एक मोल फ्रैक्शन है एक्स पी, तो इसके ऊपर क्या बनेगी, इसकी वेपर्स बनेगी, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वाई ए और वाई बी। अब मैंने इस वेपर को क्या किया, कलेक्ट करके ठंडा कर दिया, तो ठंडा करने पर जो नया लिक्विड बना, ठीक, तो
तो देखो इस लिक्विड की वेपर से नया लिक्विड बना, इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट। ये लिक्विड इसके लिए किसकी तरह काम करेगा? डिस्टिलेट की तरह। और ये लिक्विड इसके लिए किसकी तरह काम करेगा? रेसिड्यू की तरह। ऐसे ही इस लिक्विड के ऊपर फिर से नई वेपर्स बनेंगी। इस वेपर का और इस वेपर का कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा। इसे बोल दो YA डैश और इसको बोल दो YB डैश। फिर इस वेपर को आप दोबारा ठंडा करके नया लिक्विड बनाओ, तो वो नया लिक्विड इसके लिए क्या होगा? डिस्टिलेट। और ये उसके लिए क्या होगा? रेसिड्यू। नया लिक्विड इसके लिए क्या होगा? सेकंड डिस्टिलेट। क्या होगा? सेकंड डिस्टिलेट। बोलो इतना समझ में आ रहा है? एक और चीज आप देख सकते हो, ये जो आपने लिक्विड बनाया है, ये इस वेपर को ठंडा करके बनाया है, तो जो इस वेपर का कॉम्पोजिशन होगा वो इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन होगा। इस लिक्विड का और इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन सेम अलग अलग होगा। तो मान लो यहाँ इसका कॉम्पोजिशन है X-A और इसका है X-B, तो ये पक्का है कि X-A किसके इक्वल होगा? YA और X-B किसके इक्वल होगा? YB। बोलो समझ में आता है? आया? जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपसे बोला कि ये क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि YA की वैल्यू है 0.4, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर्स ओवर द डिस्टिलेट। आपको P0 A के लिए दी हुई है 600 mm और आपको P0 B के लिए दी हुई है लेट्स से कुछ 700 mm। तो बहुत आसान है। YA 0.4 है ना, इसको ठंडा करके ये बनाया होगा, इसका मतलब X-A पता है। सो YA इज एक्चुअली इक्वल टू X-A, वो है 0.4 एंड YB इज इक्वल्स टू X-B, वो कितना है? 0.6। सही है। अब आपको कॉम्पोजिशन बताना है वेपर का, तो अब आपके राउल डॉल्टन करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट लगाओ 1/P टोटल। खैर पर एनी हाउ P टोटल तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ का वेपर प्रेशर निकालो, P टोटल कितना होगा? P0A इंटू X-A प्लस P0B इंटू X-B। तो P0A 600 इंटू 0.4 प्लस 700 इंटू 0.6, 240, 420, 660 आ गया। तो एक बार ये आ गया तो बस अब A के लिए लगा दो, फॉर A राउल्ट इक्वल टू डॉल्टन। तो राउल्ट ने क्या बोला? P0A XA, सो P0A इंटू X-A। यहाँ की बात कर, दिस शुड बी इक्वल टू Y-A इंटू P टोटल। इसको सॉल्व कर लो, आपको वेपर का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, आपको लैंग्वेज ठीक से पकड़ने आनी चाहिए, उसके अलावा इनके अंदर कुछ भी नहीं होता है। बोलो कर सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? चलिए ये सब सीखने के बाद, राउल्ट्स लॉ को अच्छे सीखने के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे और स्टार्ट कर रहे हैं विद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं, these are the properties of dilute solutions which are dependent on number of solute particles only and are independent of nature of solute। तो आप इसको हिंदी में समझें, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिस चीज पर डिपेंड करती है कि कितने सोल्यूट पार्टिकल आए, कितना आया, क्या आया और कहां से, इसको कोई लेना देना नहीं है। समझ गए ना? मान लो आपने 1 मोल डाला, तो वो 1 मोल चाहे आप NaCl का डालो, चाहे आप KCl का डालो, चाहे आप शुगर का डालो, चाहे आप यूरिया का डालो, आया कितना? 1 मोल। कितना आया उससे ये बदलेगी, कहां से आया और क्यों आया इससे चेंज नहीं होती। अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदलेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होती है? बदलती। तो अब बस 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग।
क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं RLVP। तो देखो आप बात समझो, बड़ी आसान सी बात है। मान लो आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट है, और ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये नेचर में कैसा है? वॉलेटाइल। हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, वो एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए होती है इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है? जहां पर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्लस आपके पास क्या होता है? एक वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, ठीक है? तो ये प्योर सॉल्वेंट है। इस प्योर सॉल्वेंट की वजह से कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसे हम बोलते हैं P0। क्या बोलते हैं? P0 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर कैसे होगा? यहां कुछ ना कुछ वेपर्स होंगी और उन वेपर्स की वजह से यहां प्रेशर लग रहा होगा। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। बताओ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होगा? खुद तो वेपराइज हो ही नहीं सकता, नॉन वोलेटाइल है, लेकिन वो क्या करेगा? इस सॉल्वेंट में बिखर जाएगा, तो यहां पर सरफेस पर जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। अब देखो यहां पर तो पूरी सरफेस पर कहीं से भी वेपर्स बन सकती थी, लेकिन अब ये जगह ब्लॉक हो चुकी है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। अब यहां से इनकी वेपर्स फॉर्म, क्योंकि यहां पर कौन आके बैठ गया है? सोल्यूट। तो बताओ पहले यहां पे 1 2 3 4 5 वेपर्स बन रही थी, बताओ अब यहाँ वेपर्स 5 बनेगी, 5 से ज्यादा बनेगी या 5 से कम? कम बनेगी ना, अग्री करते हो? तो अगर यहाँ वेपर्स कम बनेंगी तो बताओ यहाँ वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। अब ये एक सोल्यूशन बन चुका है, तो इसका जो वेपर प्रेशर से हम बोलते हैं PS। क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग NVS, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि PS की वैल्यू P0 से क्या है? कम। तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट इज ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज डिक्रीजेस। अच्छा आपको एक चीज बता दूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती किसकी वजह से हैं? सोल्यूट की वजह से, लेकिन होती किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। जो भी हम काउंट करते हैं वो सब किसके लिए काउंट करते हैं? मेजर करते हैं सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर किसका कम हुआ? सॉल्वेंट का, ठीक है? तो ये पक्का है कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है? डिक्रीज। ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है इसे हम बोलते हैं लोवरिंग। क्या बोलते हैं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P। तो उसकी वैल्यू होती है P0 माइनस PS के बराबर। आप ये ध्यान रखना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोवरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिलेटिव लोवरिंग। रिलेटिव किसके रिलेटिव? इनिशियल वैल्यू के रिलेटिव। तो उसको हम बोलते हैं RLVP, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? डेल्टा P, यानी P0 माइनस PS अपॉन P0। तो देखो P0 तो P0 माइनस, राउल्ट लॉ लगाओ, बताओ यहाँ पे वोलेटाइल कौन है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो है ही नहीं, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट की वजह से होगा, और वो किसके इक्वल होगा? P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। सीखा था हमने राउल्ट लॉ, यहाँ रख दो। तो P0 माइनस PS का क्या लिख दोगे? P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन P0। P0 कैंसिल, ये वैल्यू किसके बन जाएगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये आ गया पास एक फॉर्मूला। कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट हो, उसके लिए रिलेटिव लोवरिंग किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होती है। दूसरा, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, देखो डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है? जो सॉल्यूट के मोल्स होते हैं वो सॉल्वेंट से क्या होते हैं? बहुत कम, ठीक? इसका मतलब जहां भी आप मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख रहे हो, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के होगा। तो बताओ यहां से RLVP की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? P0 माइनस PS अपॉन P0, दैट विल बी इक्वल टू, देखो इसको लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, पर टोटल मोल्स तो हमने सिर्फ किसके लिख दिए हैं? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। बोलो समझ में आ रहा है?
इसको भी मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, सॉरी उल्टा लिख दिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखो इसको, तो ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको लिख लो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास आएगा, तो उसको अलग कर दो, इसको इनटू 1000 करो डिवाइड बाय 1000 करो, तो ये बन जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। देखो ये जो टर्म है ना ये बन जाती है मोलैलिटी। तो अल्टीमेटली आप एक चीज समझें कि जो RLVP है ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा सकता है, होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू M सॉल्वेंट अपॉन 1000। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। यानी अगर आपको RLVP पता है तो आप उससे डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो? सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकाल सकते हो। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन containing glucose is, let's say, 720 mm. Calculate mole fraction of glucose. Vapor pressure of an aqueous solution containing glucose. At 373 Kelvin. तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है इसके अंदर। चलिए ट्राई करें एक बार इसको। देखो अब ऐसे क्वेश्चन ना क्लिक नहीं करते हैं, पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, NaCl, KCl ये सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। तो आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, कितने पर? 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्या 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है? इसका मतलब आपको P0 की वैल्यू पता है, कितनी? 180 mm, दैट इज 760 mm। ये इस क्वेश्चन की हिडन इंफॉर्मेशन है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। इसके बाद तो सोल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है 720, तो बताओ P0 माइनस PS अपॉन P0 के लिए किसकी इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज। बताओ ये किसके बराबर होगा? P0 यानी 760 माइनस PS यानी 720 अपॉन 760, तो आ गया 40 अपॉन 760 यानी 1/19। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये जैसा एक्वस है मतलब एक्वस मतलब कि डाइल्यूट होता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिफाइंड डाइल्यूट के लिए, कुछ नहीं बोला था, डाइल्यूट ही मान के चलना है। बोलो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखो मेरे को आपको सिखाना है एक टर्म जिसे हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? उसके बाद हम बाकी टर्म्स को पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। इसको हम I से डिनोट करते हैं, ठीक। I का ना मैं डायरेक्ट फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं आपसे यहां पर, तो क्योंकि टाइम नहीं है डेराइव करने का। I को डिफाइन कैसे करते हैं? हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक होती है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। I का फॉर्मूला होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक आप ध्यान रखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट होती है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो ये हो जाएगा उसका नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अभी समझाऊंगा इन सब चीजों का मतलब क्या है। दो तरह के केसेस के लिए हम I के लिए निकालते हैं, एक एसोसिएशन के लिए और एक डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए? तो डिसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला होता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, और एसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला होता है सेम होता है 1 प्लस बस n की जगह आ जाता है 1/n। या n क्या है? जैसे देखो MgCl2, बताओ MgCl2 कितने आयन प्रोड्यूस करेगा?
Mg2 प्लस प्लस 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर कोई 2 आयन प्रोड्यूस करेगा तो 2, यानी इसके एक मोल से प्रोडक्ट्स के कितने आयन्स या कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसे हम लोग क्या बोलते हैं n। बोलो इतना समझ में आता है। सेम चीज यहाँ कितने जुड़ रहे हैं, मान लो डाइमराइज हुआ तो n की वैल्यू 2, ट्राइमराइज हुआ तो n की वैल्यू 3, टेट्रामराइज हुआ तो n की वैल्यू क्या होगी 4। अल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास CH3COH है और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.4, बताओ इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, बता दो। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस, बताओ ये टूट कर क्या बनाएगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस, n की वैल्यू 2, तो क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 इंटू 0.4, बताओ इसका I कितना आ गया 1.4। बोलो समझ में आ रहा है। अगर आपसे ये नहीं बोला है कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलना, उसका अल्फा कितना होता है 1। देखो जैसे अल्फा 1 हुआ, -1 से +1 कैंसिल, I के लिए हो जाएगी n। जैसे मैंने आपसे बोला मेरे पास ये है K4FeCN6, बताओ इसका I कितना होगा, 4 तो 4 पार्टिकल ये और एक ये, कितना 5। अल्फा नहीं दिया ना, 1 मान लो, I कितना होगा 5। बताओ MgCl2 का I कितना होगा, बताओ शुगर का I कितना होगा। तो शुगर, ग्लूकोज ये सब पानी में जाके डिसोसिएट नहीं होते, इनका ही होता है 1। तो जो डिसोसिएट होते हैं उनका ही यहाँ से निकलेगा, और जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होते हैं उनका ही कितना होता है 1 होता है। एसिटिक एसिड पानी में डाइमराइज होता है, क्या होता है ये आपको ध्यान करके चलना है। एसिटिक एसिड पानी में डाइमराइज होता है, बताओ उसका I कितना होगा। तो अगर वो डाइमराइज हो रहा है, अल्फा नहीं दिया तो अल्फा 1 मान लूंगा, तो देखो 1 से 1 कैंसिल, 1/n, डाइमराइज के लिए n की वैल्यू कितनी है 2, तो उसका I कितना हो जाएगा हाफ। अगर वो ट्राइमराइज होता तो I कितना होता 1/3, अगर वो टेट्रामराइज होता तो I कितना होता 1/4। डिसोसिएशन के लिए I 1 से बड़ा आएगा और एसोसिएशन के लिए I क्या आएगा 1 से छोटा आएगा। बोलो I समझ में आया, आया ना, ठीक है। अब है क्या ये, तो आप समझना मेरी बात को। जैसे मान लो मैंने 1 मोल NaCl लिया, किसके अंदर 5 मोल वाटर में, ठीक। बताओ रिलेटिव लोवरिंग की वैल्यू क्या होगी। तो भाई रिलेटिव लोवरिंग होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। सोल्यूट कौन है 1 मोल, सो 1/1 + 5 इज इक्वल्स टू 1/6। मैं बोलूंगा ये गलत है। क्यों, क्यों, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, कितने हैं इस पे डिपेंड करती है, कौन है इस पे डिपेंड। बताओ 1 मोल NaCl पानी में टूटकर क्या बनाएगा, 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, बोलो बनाएगा। तो अब आप 1 मोल से टोटल कितने मोल बन गए 2, कितने बन गए, तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, आप तो 1 मोल ले रहे हो बट एक्चुअली कितने मोल हो चुके हैं यहाँ पर 2। तो अब मोल फ्रैक्शन कितना बनेगा 2/2 + 5 यानी 2/7, ये सही है, नहीं टूटता हो, ठीक है। अब देखो, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैल्यू थी ये, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन जो एक्चुअली निकल के आई वो कौन सी है ये, इसे हम लोग क्या बोलेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो समझ पा रहे हो। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो एबनॉर्मल है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कौन सी वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है। बोलो सॉल्व कर सकते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर समझ में आ गया। अब क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर किसको बदलता है, सोल्यूट के मोल्स को, किसको, तो जहां जहां सोल्यूट के मोल्स आएंगे वहां वहां वेंट ऑफ फैक्टर काम में आएगा। तो अभी अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा RLVP का, हाँ अब उसका फॉर्मूला RLVP क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको सब जगह I लगाना है, सिर्फ वहां जहां कौन काम में आ रहा है, सोल्यूट। सॉल्वेंट थोड़ी बदल रहा है, कौन बदल रहा है, सोल्यूट। अब आपके पास RLVP का फॉर्मूला हो गया ये, बोलो समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपके पास 3 और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, इसलिए मैं सब समराइज कर सकता हूं पहले, फिर जो जो मुझे समझाना है मैं एक साथ समझाऊंगा। दूसरा टर्म होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो नाम से तो लग रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा TB। क्या बोलते हैं,
ठीक है, अभी मेरे को आपको आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन और बताऊंगा लास्ट में। अभी आप देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी बोलते हैं। तो होता क्या है, जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम यूब्लियोस्कोपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूब्लियोस्कोपी। तो जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है उसका फॉर्मूला, अच्छा पहले तो वैल्यू बता दूं। तो देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी टीबी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी टी नॉट। ठीक है, और आई होप आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ऐसे याद रखें। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। यहाँ पर आई क्या है, वेंटो फैक्टर, के बी क्या है, के बी को हम बोलते हैं, हाँ के बी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और एम क्या होती है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी। कई बार वो आपसे बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो देखो एक बार आपने डेल्टा टीबी निकाल लिया, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो इसको उधर भेज दो। तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या ऐड करना होता है, डेल्टा टीबी। हमारा जनरल सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर, एक्वस, उसका आपको पता है 100। तो मान लो किसी का डेल्टा टीबी आया 3, इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 103 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी को 100 में जोड़ दो, 373 समझ गए बात को। तो अगर आपके पास डेल्टा टीबी है तो उसको सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में ऐड कर दो, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत। जैसे मैं आपसे बोलूँ एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास वाटर है, वाटर में मैंने MgCl2 ऐड किया, तो मेरे पास MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी मोलैलिटी 0.2 है या 0.02 है। आपको वाटर के लिए Kb दिया हुआ है 0.51 केल्विन kg पर मोल, वो इसकी यूनिट होती है। बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये आप समझें, ये भूलना मत आई, ठीक है। देखो MgCl2 टूटेगा तो इसके आई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बताओ डेल्टा टीबी निकालो यहां से, बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई कितना है इसके लिए 3, अल्फा नहीं दिया ना तो हम तो क्या मान के चलेंगे 100, तो आई हो गया 3। बताओ Kb की वैल्यू 0.51 इंटू मोलैलिटी 0.02, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे डेल्टा टीबी आएगा, उसको 100 में जोड़ देना, आपको क्या मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। बोलो कर सकते हैं, कोई डाउट। अगर अल्फा दिया होता तब चेंज होगा आई, नहीं तो आई 1 + n-1 अल्फा से निकाल लेंगे, और क्या है। यस सर। ठीक है, इसी पे देखो एक और क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने बोला आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH is, let's say 100.33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100.33 डिग्री सेल्सियस है। आपको एक्वस सॉल्यूशन की जगह आप लिख लो 100.67 ले लो इसको, और इसको आप ले लो 0.4 मोलल। तब भी मजा नहीं आएगा। चलो 0.4 मोलर से कर लो डेटा सिखाने में आपको। ठीक है, आपको Kb दिया हुआ है वाटर के लिए 0.5 केल्विन kg पर मोल।
आपको बताना है व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ CH3COOH इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर CH3COH का ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होगा? तो आप देखो, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। CH3COH पानी में क्या होता है? डाइमराइज होता है, ठीक है। अभी आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है, मतलब आपको डेल्टा टी भी पता है 0.67 यानी 2/3। बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। सो 2/3 इज इक्वल्स टू I तो मुझे नहीं पता, के बी कितना है 0.5 और मोलैलिटी कितनी है 0.4। 0.2 बन गया है, 0.2 से 0.2 गया, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 1/30 आ गई। अब आप देखो ये फॉर्मूला, ठीक है, वो तो मेरा डेटा सेट नहीं हुआ ठीक से। आई मोलर मास के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आई आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और नीचे क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल या फिर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पता ही नहीं होता ये। अब याद रखना, आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के उल्टा रिलेटेड होता है। तो आई होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल, तो मोलर मास आ जाएगा नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। बताओ एसिटिक एसिड का नॉर्मल मोलर मास कितना होता है? 60। तो बताओ इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 60 इंटू 30 यानी 1800। डेटा पे ना जाए, टाइम मिल पाए डेटा सेट करने का। क्वेश्चन की रियल फील को समझें, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोलो कर सकते हैं? कोई डाउट है? ऐसे ही आपकी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना, इसका मतलब वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, वो एनवीएस वगैरह जो भी है। हाँ, तो वो तो है ना एडेड, तो CH3COH है ना उसमें। इसको हम लिखते हैं डेल्टा TF। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में एक प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो? सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज। और ये जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा TF, उसी को बोलते हैं। यानी इस बार देखो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है? कम हो गया है। उसको हम क्या लिखेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज T0 या TF0 बोल लो रादर, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी TS या TF बोल लो सिर्फ, ठीक। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट जितना भी कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? चलिए अब एक चीज समझें, हम फिर से किससे डील करने वाले हैं? एक्वस सोल्यूशन से। तो देखो, आप जानते हो कि फॉर एक्वस सोल्यूशन प्योर सॉल्वेंट TF0 कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। इस वैल्यू को यहां रखो। बताओ डेल्टा TF क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो वो माइनस ऑफ डेल्टा TF के इक्वल होगा। बोलो, ये समझ में आता है? तो अगर आपको किसी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो उसका डेल्टा TF निकाल लो और उसके आगे क्या लगा दो? माइनस। एक्वस सोल्यूशन का। कौन सा सोल्यूशन का? अब देखो, डेल्टा TF का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो वो था I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, ये क्या हो गया आपका? I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? डेल्टा TF निकाल सकते हो, और एक बार डेल्टा TF निकाल लिया तो आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करवाता हूँ तो छोटे मोटे। ये JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज 4। यानी आपको KF के लिए दे दी गई है 4 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। कह रहा है द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर 0.03 मोल। तो आपको डेल्टा TF निकालना है फॉर 0.03 मोल पर kg सोल्यूशन ऑफ
K2SO4 और लिखा हुआ है अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन। I equal to 3 बस, सो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I की वैल्यू 3 इंटू KF4 इंटू मोलैलिटी 0.03। इससे आसान क्वेश्चन तो कौन सा पेपर सर दिया है? जेई मेंस 2019 कौन सा था ये नहीं पता। Online। हाँ ऑब्वियसली सारे तो ऑनलाइन थे। मेरे पेपर में इस बार ऐसा क्वेश्चन एक आया है। देखो एक और क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 1 ग्राम ऑफ NVS added to 100 ग्राम of 2 different solvents A and B, Yes sir। ठीक, whose Eublioscopic constants are in ratio 1:5। नाउ आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा TB ऑफ A अपॉन डेल्टा TB ऑफ B। ही हो सकता बस यही होगा। वन इज टू 5 ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, कोई बड़ी नहीं है। फिर देखो एक और अगला टर्म ऑस्मोटिक, अभी नहीं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बताऊंगा मैं आपको, पर पहले आप ये सब देख लो बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। किसका फ्लो होता है? तो ये कंटेनर है, इसमें हम यहाँ पे लगाते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर हमने भर दिया प्योर सॉल्वेंट या मान लो सोल्यूशन भर दिया कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और इधर हमने भर दिया प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और यहां पर हमने लगा दिया मैनोमीटर या बैरोमीटर जो प्रेशर नापता है, ठीक। तो होगा क्या, देखो कोई भी चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में जाती है। तो यहां पर देखो सोल्यूशन में सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, यहां सिर्फ कौन है? सॉल्वेंट। तो अगर दोनों का सेम वॉल्यूम ले लें तो यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा। सॉल्वेंट अपने ज्यादा अमाउंट से कहां जाएगा? अपने कम अमाउंट की तरफ। तो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट से किसकी तरफ मूव करता है? सॉल्यूशन की तरफ। या फिर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो और ये कंसंट्रेटेड हो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, कंसंट्रेटेड में क्या होगा? कम। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब जब पानी इधर बहेगा तो देखो यहां पर ये इसमें राइज होना शुरू होगा, तो ये कॉलम बनेगा, इस कॉलम की वजह से सॉल्यूशन पे प्रेशर लगेगा। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मान लो दो सॉल्यूशन होते, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता π1, इसका होता π2, तो यहाँ जो प्रेशर बिल्टअप होता वो π1 माइनस π2 के मोड के बराबर होता, दोनों के डिफरेंस के बराबर होता। बोलो समझ पा रहे हैं? फिर एक प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। पहली बात, अगर मैं इतना ही प्रेशर दोबारा लगा दूं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इधर से इधर फ्लो रुक जाएगा,
ठीक। और अगर उससे भी ज्यादा लगा दूं तो फ्लो क्या हो जाएगा, उल्टा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। बोलो समझ में आता है, ठीक है। सो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, हाँ जो भी होगा सब सॉल्वेंट के लिए ही होगा। तो जब when P external is greater than P osmotic, then flow of solvent molecules is reversed। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखें, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। सी आर टी नहीं होता है, भूल जाओ। आपने आई लिखा था, इसके बाद CRT। अच्छा, बबूचक देखें, तो पाई इक्वल टू आई सी आर टी है। आपके पास कुछ टर्म्स होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या होता है, तो जिन दो सॉल्यूशंस का पार्शियल प्रेशर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अगर दो सॉल्यूशन का टेम्परेचर और कंसंट्रेशन सेम है तो वो आइसोटोनिक होंगे नहीं, आई भी तो है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने के लिए I1 C1 की वैल्यू किसकी होनी चाहिए, I2 C2 एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो सिर्फ कंसंट्रेशन होना जरूरी नहीं है, उनके आई भी क्या होने चाहिए, सेम। दूसरा, अगर किसी एक का प्रेशर ज्यादा है और दूसरे का कम है, तो इसका कम है उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, और जिसका ज्यादा है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। पूरा समझ में आ रहा है। हाइपोटोनिक मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब ये सोल्यूशन हो गया डाइल्यूट। हाइपरटोनिक इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बताओ ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। बताओ सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, यानी हाइपोटोनिक से किधर मूव करेगा, हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, ये मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूं ये, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, पूछ सकता है। ह्यूमन ब्लड सेल, ठीक है, इस ह्यूमन ब्लड सेल में क्या होता है, 0.9% वेट बाय वेट NaCl होता है, वो बता देगा आपको। अब आपने 3 सॉल्यूशन लिए, एक में आपने NaCl डाला है, इस NaCl की कंसंट्रेशन 0.9% से कम है, यहां पे भी NaCl डाला है, इसकी 0.9% के बराबर है, और यहां भी NaCl डाला है, इसकी कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वेट से ज्यादा है। तीनों में इस सेल को रख दिया, बताओ ये सेल कहां पर श्रिंक होगी, कहां पर स्वेलो होगी, और कहां पर साइज में सेम रहेगी। आप कुछ मत याद रखना, अभी आप ये देखो पानी ज्यादा कहां है और कम कहां है, पानी ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो देखो ये 0.9% से कम है, ये डाइल्यूट है, एज कंपेयर टू अंदर जो 0.9% है। तो बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, पानी अंदर आएगा, ये क्या होगा, स्वेलो। बोलो समझ में आ रहा है। यहां पर सेम रहेगा, यहां पर क्योंकि बाहर वाला कैसा है, कंसंट्रेटेड, तो बाहर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज्यादा है, अंदर से बाहर जाएगा, सेल क्या होगा, श्रिंक होगा। बोलो कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अगर आपको RLVP दिया हुआ है तो I इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन I इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। समझ सकते हैं। अब देखो एक दो क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं जो हमसे पूछे गए हैं। देखो जैसे ये रहा JEE 2019 का क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY इन वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ XY इन वाटर इज 4 times that of 0.1 मोलर BaCl2। ये दिया हुआ है आपको।
अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन, आपको कंसंट्रेशन ऑफ XY निकालनी है। आयनिक कंपाउंड XY, उसका कंप्लीट डिसोसिएशन लेना है, और BaCl2 भी आयनिक कंपाउंड, इसका भी कंप्लीट डिसोसिएशन। अब बताओ पाई XY क्या होगा, IXY इंटू CXY इंटू RT। आई मत भूलना, आई भूल गए तो आई हो जाएगी फिर, है ना। हाँ, 4 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, I ऑफ BaCl2 इंटू कंसेंट्रेशन इंटू टेम्परेचर सेम गया। I ऑफ XY कितना होगा बताओ, 2। आयनिक कंपाउंड बोला ना उसमें XY, तो टूट कर क्या बनाएगा, X प्लस और Y माइनस, 2 पार्टिकल में टूटेगा। कंप्लीट डिसोसिएशन क्वेश्चन के अंदर बोला है। इनटू कंसंट्रेशन तो निकालनी है, इसका 4 इंटू इसका I कितना है, 3। बताओ। अच्छा 0.1 दी हुई है, सॉरी 0.6 नहीं दिया, 0.01 दिया हुआ है, सॉरी। हाँ मैं ही देख रहा हूँ आंसर गलत कैसा है, आ रहा है 0.06 आंसर दिया हुआ है, 6 इंटू 10 टू पावर -2 की फॉर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप गलती पता है क्या करके आओगे, आई जरूर होगी आपको, तो ध्यान रखना, बैंडेड लेके जाना, आई हो जाए वहीं लगा देना। एक और देखो, हाँ, a solution is prepared by dissolving 0.6 gram urea in, sorry not in, and 1.8 gram glucose in 100 ml water। ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, आर के लिए लेकर चलनी है 0.8206 और टेम्परेचर दिया हुआ है 27, 0.082 ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 सोल्यूट है तो होने दो, दोनों की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, बस ये चेक कर लेना दोनों की आई तो नहीं हो रही, नहीं हो रही दोनों की आई, इसका आई भी 1, इसका आई भी 1, तो ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू ICRT, आई तो गया 1, आर की वैल्यू है 0.082, टेम्परेचर है 300, सी ये सॉल्यूट ये भी सॉल्यूट, इसके मोल्स 0.6 डिवाइड बाई 60, यूरिया का मोलर मास 1.8 डिवाइड बाई 80, 0.1 मोल इसका, 0.1 इसका, टोटल मोल्स हो गए 0.2 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी में वॉल्यूम किस में होता है, लीटर, कितना दिया 100 ml यानी 0.1, 0.1 से 0.1 गया, देखो 2 0 तो इधर भेज दो, ये बन जाएगा 8.2, 8.2 इंटू 6 49.2। लाहौल बिला कुव्वत, कहीं गलती की क्या मैंने, 0.6 दिया ना, हाँ गलती कर दी ना, ये आएगा 0.01 यानी बनेगा 0.02, आंसर आएगा 4.92। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या लगाने होते हैं, फॉर्मूले। बोले यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो एक बड़े काम की चीज़ जिनसे क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे गए हैं, पूछ सकता है, एक ट्रिक सिखा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ध्यान रखना, लोअरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोल दूंगा कि मेरे पास NaCl है, मेरे पास MgCl2 है और मेरे पास Ba3PO4 होल ट्वाइस है, ठीक है। बताओ इनके वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, वेपर प्रेशर, अच्छा देखो इसका I 2, इसका I 3, इसका I 5, जिसका I सबसे ज्यादा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे कम। बताओ ऑर्डर क्या, इसको A बोल लेते हैं, इसको B और इसको C, ABC ऑर्डर है, ABC। बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, उल्टा सही ना, हाँ चलो एक ही लिख लेते हैं, CB डिक्रीजिंग लिख लेते हैं सभी का। बताओ फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, और ऑस्मोटिक का बताओ, डेल्टा P का, डेल्टा P क्या होती है, लोअरिंग। concentration of solute is independent of I। तीनों का सेम, A equal to B equal to C।
सी ए बी तो आ ही नहीं सकता, तो सी बी है भाई। देखो जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम उसकी लोअरिंग सबसे ज्यादा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गई तो कम हुआ होगा, तो जिसका सबसे ज्यादा कम हुआ उसकी लोअरिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा। भावनाओं से खेलना बड़े अच्छे से आता है, चुपचाप सरका देगा, गलती करके आ जाओगे। तो ट्रिक इन पर है, और कुछ पूछ ले तो दिमाग लगाना, ट्रिक मत लगाना। कोई डाउट समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो ये अपन ने एक पार्ट किया है इसका। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशंस, बॉइलिंग पॉइंट, इनके ग्राफ होते हैं वो सिखाऊंगा, और एक हेनरीज लॉ है, क्योंकि वो ना एक्स्ट्रा चीज़ें जो रे कम पूछता है बट पूछ सकता है, तो अब उनको कवर करेंगे। आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, हेनरीज लॉ उसको कैसे यूज़ करते हैं, और ग्राफ्स। हाँ, मेजर पार्ट क्वेश्चन तो आप सारे कर दोगे जितने भी आए, हिस्ट्री को तो पूरी को कर सकते हो, एडवांस क्वेश्चंस करने के लिए आपको वो पार्ट भी सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।